हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ये चीज क्या होती है। हमने रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ लिया, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लिया, ठीक है। ये भी पढ़ा टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का होता है, एवरेज होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन था, इसलिए उसको हमको पढ़ना पड़ा। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे रेट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। इन दोनों को पढ़ेंगे अच्छे से। अब यहां से आपका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंस क्या होता है? और बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि पीछे इंपॉर्टेंट नहीं था, पीछे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी भी टॉपिक्स का बेसिक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तभी आप एक एडवांस की चीजें पढ़ सकते हो। अगर आपको बेसिक बातें नहीं पता है तो आप यकीन मानो आप एडवांस की बातें सीख नहीं सकते हो, ठीक है। इसलिए बेसिक बातों को जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन आप पढ़ते हैं ना, तो रिएक्शंस पढ़ने के लिए क्या होता है, हमको जीओसी पूरा बढ़िया से समझनी पड़ती है। हमको तब जाके ऑर्गेनिक रिएक्शन का अनुभव होता है, नॉलेज होता है कि किस तरीके से हमको रिएक्शन को प्रोसीड करना है, या किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, या इसका तरीका क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। उन सभी चीजों को समझते हैं। तो ये सब यहाँ भी वैसे ही है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना जरूरी था, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक नहीं, उसी का है, उसी का पार्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन। इसलिए सभी चीजों को अच्छे से नोट डाउन करते जाएंगे और इस चीज को समझते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं कि चल रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ, चल रहा है। तो देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन, सबसे पहली बात, लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था? तो आप साइंटिस्ट का नाम याद रखोगे, मैं थोड़ा सा लॉ ऑफ मास एक्शन नीचे लिखता हूं, क्योंकि हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये चीजें है क्या, इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इसको दिए थे गुलबर्ग एंड वागे, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर दिया था, गुलबर्ग एंड वागे। इनका गुलबर्ग और वागे का क्या कहना था, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, उसमें ए गैस है और कौन सी गैस है, बी गैस है, ठीक। और ये किस में चेंज हो रहा है, सी गैस में चेंज हो रहा है। तो बर्तन के इनिशियल टाइम में t बराबर 0 सेकेंड पे इनिशियल टाइम में बर्तन में क्या केवल यही दो गैस रही होंगी, रिएक्टेंट ही रहा होगा। पहले तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, पहले क्या रहा होगा, रिएक्टेंट ही रहेगा। स्टार्टिंग में भाई क्या रहेगा, सबसे पहले क्या रहेंगे, रिएक्टेंट रहेंगे। मान लो बर्तन के इनिशियल टाइम में यहाँ पे कितना ए का कितना मालिक्यूल था, 10 मालिक्यूल। इसका भी कितना था, 10। तो एक सेकंड में, ध्यान दो, एक सेकंड में यहाँ देखो ए का कितना मालिक्यूल, 10, इसका कितना, 10, बी कितना है, किसी बर्तन में ए कितना है, 10 और बी कितना है, 10। अब देखो दोनों बर्तन में और गैस है, तो खामोश तो बैठेंगे नहीं, ये तो चलेंगे, आपस में चलेंगे, टकराएंगे भी, क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा आपस में, क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा। अब एक सेकंड में कितना इफेक्टिव कोलिजन होता है, कितने जल्दी से इफेक्टिव कोलिजन होता है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, हम रेट ऑफ रिएक्शन क्यों पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए पढ़ते हैं कि रिएक्शंस के रेट को हम मेजर कर सकें कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है, कितना जल्दी से हो रहा है, इसी के रेट को मेजर करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं ना, कि भाई रिएक्शन कितने जल्दी से हो रहा है, कितनी स्पीड से हो रहा है, इसी के रेट को मेजर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां भी चीजें वही होगी। अभी बर्तन में मालूम कितना वाली, देखो ए कितने नंबर में था, 10, बी भी कितना था, 10, ये तो बना नहीं था। अब एक सेकंड में ये तो गैस है, खामोश बैठेंगे नहीं, ये तो आपस में चलेंगी और टकराएंगे भी। मान लो एक सेकंड में इसका 2 मालिक्यूल, इसका 2 मालिक्यूल, इसका 2 आपस में टकरा गए, ठीक है। आपस में टकराएंगे, जितना जल्दी टकराएंगे उतने जल्दी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जितना जल्दी टकराएंगे उतने जल्दी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और मान लो इसी बर्तन में मैं ए का नंबर बढ़ा दूं, बी का नंबर बढ़ा दूं, मान लो 1 CR कर दूं, कितना कर दूं, 1 CR कर दूं, 1 करोड़ कर दूं। अब देखो, अब तो नंबर भी ज्यादा है, ए का नंबर ज्यादा, बी का नंबर ज्यादा, तो एक सेकंड में अब मॉलिक्यूल जल्दी कोलाइड करेंगे कि नहीं,
1 सेकंड में मॉलिक्यूल का कोलिजन जल्दी जल्दी होगा कि नहीं, बहुत जल्दी टकराएंगे, और जितना जल्दी टकराएंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जितना जल्दी इफेक्टिव कोलिजन होगा, बढ़िया कोलिजन होगा, जितना जल्दी टकराव होगा उतना जल्दी क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। आया समझ में, ये होता है। तो बर्तन में अगर देखो, अगर नंबर देखो 1 सेकंड में अब ये कितना टकरा रहा था, 1 सेकंड में इसका मान लो 2 टकराया, इसका भी 2 टकराया, तो उतना अच्छा खासा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन हम जैसे नंबर बढ़ा दिए, 1 CR कर दिया, 1 CR कर दिया, अब तो बहुत ज्यादा है भाई, अब तो टकराव भी, अब तो कोलिजन भी बहुत ज्यादा होगा। वो भी कैसा कोलिजन होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा। कैसा होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, और जल्दी से किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। यानी इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, इन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है। जैसे जैसे मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, नंबर बढ़ाऊंगा, इफेक्टिव कोलिजन बहुत जल्दी होगा, बहुत ज्यादा होगा, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा किसमें, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। इनमें यहां से एक चीज लिख सकता हूं, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बोलो बोलो किसके होगा, ए के होगा, और किसके होगा, बी के होगा, ए के होगा और बी के, मतलब ए और बी के प्रोडक्ट के, ए एंड बी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। और इन्होंने गुलबर्ग और वागे ये भी बोले, गुलबर्ग वागे क्या बोले कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसका जो कॉफिशिएंट होता है, ए का कॉफिशिएंट और किसका, बी का कॉफिशिएंट का, ठीक है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट और बी का स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ये कहां जाता है, ये पावर में चला जाएगा। कहां जाएगा, पावर में। ए का कॉफिशिएंट कुछ नहीं क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, बी का कॉफिशिएंट कुछ नहीं क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। इन्होंने बोला यहाँ पे जो ए का कॉफिशिएंट होगा, जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होगा, और जो बी का स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होगा, वो कहां चला जाएगा, वो पावर में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, वो पावर में चला जाएगा। अब आप इसको खोलो, देखो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, तो यहां से हमको एक कांस्टेंट मिलता है, तो यहां से हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के, ठीक है, के हो जाएगा, और ए का कंसंट्रेशन, ये एक्टिव मास और बी का, ठीक है, बी का पावर 1, क्योंकि अभी तो बोले कि इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो कहां चला जाएगा, वो पावर में चला जाएगा। कहां जाएगा, पावर में। तो यही इन्होंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन हम इसी तरीके से लिखेंगे, इनका कहना यह था। बोले कि मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा, इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा। आया समझ में, इस तरीके से आया कि नहीं समझ में। और ये जो देखो ये जो के होता है, ये के कहां से आया है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया हूं तब जाकर कहा आया के, और इस के को क्या बोलते हैं, इस के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। के किस पे डिपेंड करता है, के रेट ऑफ रिएक्शंस पे, के किसी फैक्टर, के आपका कभी चेंज नहीं होगा, के आपका कभी चेंज नहीं होने वाला है। के केवल एक बात पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। के केवल एक ही बात पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी और घटेगी, और किसी फैक्टर पे के डिपेंड नहीं करता। तो के क्या होता है, के होता है रेट कांस्टेंट होता है। आगे इसकी यूनिट भी देखेंगे के की, ठीक है, अलग अलग यूनिट होती है, ठीक है, वो तो बात की बात है। तो के क्या होता है, के एक रेट कांस्टेंट होता है। क्या होता है, के एक रेट कांस्टेंट होता है। तो केवल किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली अपॉन, क्या होगा, डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर। केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना नोट डाउन करो, फिर आगे करवाता हूं, ठीक, करो जल्दी से। तो के केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन।
कि क्या होता है, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है। कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है वही क्या होता है, के होता है, ठीक है। और के फॉर रिएक्शन नेवर चेंज, के कभी चेंज नहीं करेगा, कुछ भी फैक्टर हो, कुछ भी फैक्टर बढ़ाओ घटाओ, एक्सेप्ट टेम्परेचर पे। तो के केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। इसको याद रखना है कि किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, कि गुलबर्ग और वागे क्या बोले थे। जैसे मान लो ये आपको हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन, हाइपोथेटिकल क्या है, हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। क्या है, हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है, हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन। तो गुलबर्ग और वागे क्या बोले, लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लिखा जाएगा, बोले कि अगर इसका हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, क्या लिखना है, रेट लिखना है, क्या लिखना है, रेट। तो आप कैसे लिखोगे, बोले कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस हो गए, इसके लिए जो रेट ला होगा, जो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, बोले कि वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इसको कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, ए का कंसंट्रेशन और किसका, बी का कंसंट्रेशन। इसका पावर कितना है, इसका देखो ए का कोएफिशिएंट कितना है, ए, तो ये पावर में चला जाएगा, बी का कोएफिशिएंट कितना है, बी, ये पावर में चला जाएगा। याद रखना, प्रोडक्ट के लिए कभी नहीं लिखा जाता लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन कभी भी प्रोडक्ट के लिए नहीं लिखा जाता। ये क्या होते हैं, ये एक्टिव मास होते हैं, क्या होते हैं, एक्टिव मास होते हैं। आप कहोगे सर एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास क्या होता है, मोलार कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है, मोलार कंसंट्रेशन। एक्टिव मास क्या होता है, मोलार कंसंट्रेशन होता है, एक्टिव मास क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन होता है। ये आगे जाके और डिटेल समझाएंगे, ये आगे जाके और डिटेल आएगा, ठीक है, आगे, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, बोलो, इस प्रोपोर्शनलिटी, देखो इसको हटाओ, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओ, क्या लिखोगे, हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ, ठीक है। कैसे लिखोगे, हो जाएगा बराबर, हो जाएगा के ए का, ठीक है, पावर और बी का क्या हो जाएगा, ये पावर में चला जाएगा, इस तरीके से लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, ऐसे लिखा जाए, ठीक है। इसको नोट कर लो, ये क्या है, ये वाली, ये क्या है, ये एक्टिव मास, एक्टिव मास मतलब मोलार कंसंट्रेशन, क्या है, मोलार कंसंट्रेशन। इसको भी नोट कर लो, ठीक है, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। देखिए ये चीजें आप लिख लीजिए, ये चीजें आप लिख लो, जो मैं बोला हूं वही चीजें लिख दिया हूं, जो मैं बोला हूं वही चीजें लिख दिया हूं। क्या लिखा हूं शायद ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। क्या लिखा गया मैं आपको बता दे रहा हूं, क्या लिखा गया है मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा है, इट स्टेट्स दैट, क्या लिखा है, इट स्टेट्स दैट, अच्छा ऐसे लिखा है, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, क्या लिखा है, इट स्टेट्स दैट, स्पेलिंग it states states that rate of reaction at any stand is directly proportional to product of active mass of reactant। एक्टिव मास क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और रिएक्टेंट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, रिएक्टेंट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो कहां चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, कहां जाएगा, पावर में, ठीक है। रिएक्टेंट्स ऑफ दैट इंस्टेंट ईच, और क्या लिखा है, ईच रेज टू द, ईच इज, क्या लिखा है, देखो फिर से देखो, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी स्टैंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, एक्टिव मास मतलब मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट दैट इंस्टेंट एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज बैलेंस इक्वेशन। आया, तो ये चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। एक बार फिर से कर दे रहा हूं, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन, ये ऊपर लिखा गया है, it states that rate of reaction at any instant is directly proportional to product of active mass molar concentration। active mass का मतलब होता है molar concentration of reactants at that instant and each raised to the power equal to stoichiometric coefficient in balance equation। असल
इस चीजों को आप नोट कर लीजिए, जो मैं बोला हूं वही चीजें यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आपको कंप्लीट नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारी चीजें आपका क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को आप करो। ठीक है, इसको अपने से ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, मैंने क्या बोला, डिपेंड्स ऑन, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी मैंने क्या बोला, रेट कांस्टेंट केवल किस बात पर डिपेंड करता है, केवल टेम्परेचर पे, और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। इसको आप गांठ बांध के अपने दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, रेट कांस्टेंट के केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। के केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे, और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन आपको रीजन में बना के पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है, छोटी छोटी बातों को याद रखना है। ठीक है, छोटी छोटी बातों को याद रखना है। इसलिए ये केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसको नोट करो, इस क्वेश्चन को फिर आगे करवाते हैं। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन करवाते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो, इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें मान लीजिए आपको दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया गया है, N2 प्लस 3H2, इसमें चेंज हो रहा है 2NH3। ठीक, इसका क्या लिखना है, राइट लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या लिखना है, राइट लॉ ऑफ मास एक्शन। ये तो कैसे लिखो बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन, इसका कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब वही, कैसे लिखोगे, रेट कैसे लिखोगे बोलो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का क्या लिखोगे, के, क्या लिखोगे, के N2 का कंसंट्रेशन, इसका जो कॉफिशिएंट है, अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, क्या मानेंगे 1, कहां चला जाएगा, पावर, और किसका, इसका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ये भी है H2 का, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, कहां चला जाएगा, पावर में, यही लिखा जाएगा। ठीक, यही लिखा जाएगा, आया, यही है लॉ ऑफ मास एक्शन। ऐसे लिखा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन, इस तरीके से लिखा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, आगे जैसे 2SO3 किसमें चेंज हो रहा है, 2SO2 प्लस O2 में, तो 4 तीन है, हाँ ठीक है। बोलो इसका कैसे लिखोगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, बोलो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, बोलो रिएक्टेंट का, क्यों प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट का केवल किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। तो क्या लिखोगे, के रेट कांस्टेंट, किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का SO3, और इसका पावर, इसका कोएफिशिएंट, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, वो कहां चला जाएगा, पावर में। तो आप इस तरीके से लिखो, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसे और भी लिखना चाहो और भी लिख लो, जैसे PCl5 किसमें चेंज हो रहा है, PCl3 और प्लस Cl2। ठीक, कैसे लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, ROR रेट कांस्टेंट PCl5 का इसका कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं दिया, क्या मानेंगे 1, ऐसे लिखोगे। ठीक, इस तरीके से लिखा जाए, आया, इस तरीके से इसका लिखा जाता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चंस लाता हूं, फिर क्या लाता हूं क्वेश्चन। तो इसी तरीके से लिखा जाएगा राइट लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या लिखा जाएगा, राइट लॉ ऑफ मास एक्शन, नोट कर लो। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अपने से ट्राई करो। ठीक है, एक बार अपने से ट्राई करो, उससे कर सकते हो आप, अपने से ट्राई करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करो, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, मैं पढ़ दे रहा हूं। क्या है, इन ए रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.20 मोल पर लीटर टू 0.15 मोल पर लीटर। मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक, इनिशियल कंसंट्रेशन ये है और इसका फाइनल कंसंट्रेशन ये है। ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। आया, इन 10 मिनट, कितना है, इन 10 मिनट, आपको टाइम भी दे रखा है, इन 10 मिनट। आपसे क्या पूछा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पूछा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पूछा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।
तो इसका देखो क्या लिखोगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, बोलो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इसका ए का यही लिखोगे ना, क्योंकि केवल एक ही है, क्या लिखोगे एवरेज हो जाएगा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, यही तो लिखोगे। बोलो और क्या लिखोगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही चेंज कर रहा है ना, मतलब ए ही चेंज कर रहा है, ए ही चेंज कर रहा है, ए में कितना चेंज है बोलो, यहां से माइनस डेल्टा ए क्या निकालोगे, बोलो यहां से डेल्टा ए क्या निकाल के लाओगे, यहां से माइनस डेल्टा ए क्या निकल के आएगा, फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब ए का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस ए का इनिशियल कंसंट्रेशन, यही तो निकाल के लाओगे, ए का फाइनल कंसंट्रेशन और ए का इनिशियल कंसंट्रेशन, यही तो निकाल के लाओगे ना, यही तो निकाल के लाओगे, ए का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस, और ए का फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, इतना है, कितना है, इतना, बोलो कितना है 0.15, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, इतना है 0.20, यही है, ये कितना आ जाएगा, तो यहां से डेल्टा ए क्या आ जाएगा, बोलो यहां से डेल्टा आ जाएगा 0.05 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, यही तो आएगा, मोल पर लीटर, यही तो आएगा ना, और भी किसमें आएगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि देखो ये 0.15 से ज्यादा है भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होता है ना, रिएक्टेंट शुरू में ज्यादा होगा ना, तो बाद में खत्म हो जाता है, बाद में खत्म हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो ज्यादा होगा रिएक्टेंट, क्या होगा स्टार्टिंग में, क्या होगा स्टार्टिंग में, क्या होगा ज्यादा होगा, इसलिए किसमें आया, माइनस में, ठीक है। और तुमको डेल्टा भी, आपको डेल्टा टी भी दे रखा है, कितना है 10 मिनट दिया है, कितना दिया 10 मिनट, तो बोलो यहां से क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ठीक है, ये माइनस हटाओ, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस हटाओ, क्या हो जाएगा 0.05, यहां से क्योंकि माइनस में सब नहीं, यहाँ पे क्या है डेल्टा टी, और डेल्टा टी यहाँ पे कितना है, डेल्टा टी यहाँ पे कितना है, बोलो 10 मिनट, कितना है 10 मिनट, इसको आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 0.005 मोल पर लीटर, कितना आ जाएगा मोल पर लीटर, ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने आना चाहिए यार, इसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है, अभी नहीं, अब ये भी नहीं सॉल्व कर पाओ तो बेकार है, इतना तो मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, इतनी अरे क्या करो भाई, पॉइंट के आगे दो अंक है, यहाँ पे 2 0 कर लो, ठीक है, फिर 5 दूनी 10 कट जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, 0.5 कर दोगे, फिर आगे इस तरीके से कर दोगे, ऐसे में हो जाएगा, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको आप नोट डाउन कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन याद रखना, ये बेसिक क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन जरूर है, लेकिन कैसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो अपने से, अच्छा क्वेश्चन है, अपने से देखो, अपने से ट्राई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने से ट्राई नहीं करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा आप गलती कहां पे कर रहे हो, डायरेक्ट किसी चीज का सोल्यूशन नहीं देखना चाहिए, उसको पहले खुद से ट्राई करना चाहिए। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन है क्या, द रेट ऑफ द गैसेस रिएक्शन, ये आपका कोई गैसेस रिएक्शन है, ठीक है, ये कोई गैसेस रिएक्शन है, इज गिवन इज एक्सप्रेशन बाई, आपको रेट ला दी, ये आपको रेट दिया है, ये आपको रेट दे रखा है पहले से, ठीक है, हालांकि आपको लिखना पड़ेगा, फिर भी लिखिए, कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज सडनली रिड्यूस, मतलब इस रिएक्शन, इसमें ये जिस वेसल में हो रहा है उसका जो वॉल्यूम है वो सडनली क्या हो रहा है, वो कम हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस टू 1/4, मतलब 1/4 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, मतलब इनिशियल वॉल्यूम का 1/4 वॉल्यूम कम हो जा रहा है, इनिशियल का 1/4 कम हो जा रहा है, ठीक है, 1/4 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम द रिएक्शन। आपसे क्या पूछा है, फाइनल रेट टू इनिशियल रेट इज, क्या पूछा है, फाइनल रेट इज इनिशियल रेट, मतलब रेशियो पूछा है, क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, फाइनल रेट का इनिशियल रेट का रेशियो, यहाँ पर रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर रेशियो होगा, क्या होगा रेशियो, क्या पूछा है, रेशियो ऑफ फाइनल रेट एंड इनिशियल रेट। ऐसा में क्वेश्चन आ गया होगा, फिर से समझाता हूं, तो क्या है, कोई गैसेस रिएक्शन है, इसका रेट गिवन है, क्या रहा है, जिस वेसल्स में रिएक्शन हो रही है उसमें जो वेसल्स का जो वॉल्यूम है वो अचानक से वो रिड्यूस हो जा रहा है, वो कम हो जा रहा है, कितना, इनिशियल का 1/4, इनिशियल वॉल्यूम का 1/4 कम हो जा रहा है, तो कह रहे हैं कि बताओ फाइनल रेट और इनिशियल रेट का रेशियो क्या होगा, फाइनल रेट और इनिशियल रेट का
रेशियो क्या होगा। एक बार ट्राई करो जल्दी से, अपने से कोशिश करो, अपने से ट्राई करो, ठीक है, अपने से ट्राई करो, ठीक है। कुछ मैं इरेज करूंगा की जगह नहीं है। अच्छा ठीक है, यहीं पे करने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है पता नहीं, थोड़ा सा इरेज करूंगा, थोड़ा सा मैं हमको क्वेश्चन याद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको क्वेश्चन याद हो गया, ठीक है, करें, ठीक है, हो गया होगा। अब देखो आपसे क्या पूछा है, फाइनल रेशियो, देखो फाइनल का पूछा है और इनिशियल का पूछा है, रेशियो पूछा है, क्या पूछा है, फाइनल का पूछा है और किसका पूछा है, इनिशियल का। तो सबसे पहले इसका क्या लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो ना, जो गिवन है, क्या लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, क्या लिख लो, इसको ऑप्शन को यहीं छोड़ दो, क्या लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, क्या लिख लो, रेट ऑफ, बोलो क्या हो जाएगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ, देखो इसका इनिशियल का रेट ध्यान दो, पहले लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, इसका क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, इसका लिखोगे कि, ठीक है, कि ए है, ए का कुछ भी पावर नहीं है, कुछ भी ए का कोएफिशिएंट नहीं दिया, क्या मानेंगे 1 का हो गया। यहाँ पे बी दिया है, बी का क्या मानेंगे 1, इसका कुछ दिया नहीं। ये इसका इनिशियल रेट है, क्या है, ये इसका इनिशियल रेट है। यहाँ पे क्या इनिशियल मतलब क्या लिखेंगे, इनिशियल रेट कितना है इसका, के, ठीक है, के ए और किसका है बी, ये इसका इनिशियल रेट है स्टार्टिंग का, जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, जब वॉल्यूम एज इट इज मेंटेन। देखो वॉल्यूम घटने से क्या मतलब है, वॉल्यूम का रिड्यूस होने से क्या मतलब, देखो आपको पता है कंसंट्रेशन क्या होता है, देखो वॉल्यूम को घटाने से कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको पता होना चाहिए, तो ऐसे याद कर जाओ, वॉल्यूम घटाने से कंसंट्रेशन, जितना गुना वॉल्यूम को कम करोगे उतना गुना कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जितना गुना वॉल्यूम को कम करोगे उतना गुना कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। प्रोफेसर कैसे, देखो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम, यही तो होता है। कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम, यही तो होता है कंसंट्रेशन, यही तो होता है कंसंट्रेशन। बोलो क्या होता है कंसंट्रेशन, यही तो होता है। अरे कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम। मान लो कंसंट्रेशन क्या हो गया, सी डैश हो गया, तो अब क्या हो गया, जो नंबर ऑफ मोल अभी देखो, नंबर ऑफ मोल अभी भी वैसा रहा, नंबर ऑफ मोल क्या चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम इनिशियल का क्या हो गया 1/4 हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया इनिशियल का 1/4। तो बोलो यहां से सी डैश क्या आ जाएगा, सी डैश आ जाएगा यहां से 4 नंबर ऑफ वॉल्यूम बटे नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम, और ये क्या है नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम क्या है, ये सी है, क्या है सी, तो सी डैश क्या हो गया 4c हो गया, मतलब ये 4c हो गया। मतलब कहने का मतलब है आप जितना वॉल्यूम जितना गुना घटाओगे कंसंट्रेशन उतना गुना बढ़ जाएगा। अगर 1/4 टाइम घटा रहे हो तो कंसंट्रेशन 4 टाइम बढ़ जाएगा। ये इसका आया था इनिशियल रेट, मतलब बोलो देखो, तो इनिशियल रेट क्या लिखोगे, इनिशियल रेट हो जाएगा के, इनिशियल रेट तो एज इट इज ऐसे मेंटेन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका फाइनल रेट क्या लिखोगे, फाइनल रेट बोलो के तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 गुना, और बीबी कितना हो जाएगा, बीबी क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। अब इसी को डिवाइड कर दो, क्या कर दो, इसी का रेशियो पूछा है ना, इसी को डिवाइड कर दो, डिवाइड करो क्या हो जाएगा, के से के मर गया, अब बोलो के से के मर गया, यहां से हो गया ए से ए चला गया, बी से बी चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, बोलो रेट इनिशियल बटे रेट फाइनल बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया, ये हो गया 1/16। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, रेट फाइनल बटे रेट इनिशियल पूछा है। ये क्या है आपका, ये क्या निकला है, रेट इनिशियल बटे रेट फाइनल। आपसे पूछा क्या है, रेट फाइनल बटे रेट इनिशियल, तो ऐसे क्या निकल जाएगा, इसी को उल्टा कर दो, रेट फाइनल बटे रेट इनिशियल क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करो क्या हो जाएगा 16/1, मतलब क्या हो जाएगा 16:1। आया समझ में, क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा सी, ठीक है। नोट कर लो, आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। इसको नोट कर लो ना, आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा जिसको दोबारा करके इसको पीछे कर देना, वीडियो को रिपीट करके देखना आ जाएगा, वीडियो को रिपीट करके देखना आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई करो, इसको अपने से ट्राई करो बड़ा, ठीक है, अपने से ट्राई करो। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर दे रहा हूं, 2a + 1b, 2a + 1b किसमें चेंज हो रहा है, c + d में, ठीक। कह रहा है इफ कंसंट्रेशन a
इफ कंसेंट्रेशन ए इज डबल, मतलब ए का कंसेंट्रेशन डबल किया जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ, मतलब बी का कंसेंट्रेशन आधा किया जा रहा है। द रेशियो ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन टू फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन। रेशियो क्या पूछे हैं? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन और फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो पूछे हैं। आप एक बार ट्राई करो, देखो सिमिलर क्वेश्चन है उसी के जैसा, ठीक है। उसमें क्या पूछा था? फाइनल टू इनिशियल पूछा था, इसमें इनिशियल टू फाइनल पूछा गया है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब मैं करता हूं। सबसे पहले आप क्या लिख लो? इसका रेट लिख लो। क्या लिख लो? रेट। इसका इनिशियल रेट क्या होगा बोलो? इसका इनिशियल रेट लिखो, क्या लिखोगे? इसका क्या हो जाएगा? के, ठीक है। ए का कोएफिशिएंट कितना है? 2, ये पावर में चला जाएगा। बी है, ठीक है, बी का कोएफिशिएंट कितना है? 1, ये कहां जाएगा? पावर में जाएगा। ये इसका क्या? ये इसका इनिशियल रेट है, जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था, जब कोई कंसंट्रेशन में छेड़छाड़ नहीं किया गया था, ये इसका इनिशियल रेट था। अब क्या कह रहे हैं? इसका अगर आप फाइनल रेट लिखो, क्या लिखो? फाइनल रेट। तो आप क्या लिखोगे? के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ए के कंसंट्रेशन को डबल किया जा रहा है, ए के कंसंट्रेशन को डबल किया जा रहा है, ठीक है, इसका पावर 2। अब क्या कर रहे हैं? बी के कंसंट्रेशन को आधा किया जा रहा है, b/2 कर दिया जा रहा है, b/2। अब क्या पूछ रहे हैं? रेशियो पूछ रहे हैं, इनिशियल रेट और फाइनल रेट का, इनिशियल रेट और फाइनल रेट का रेशियो पूछ रहे हैं। इसी को डिवाइड कर दो ना, क्या कर दो? इसी को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। अब देखो, यहां से के मर गया, यहां से ए स्क्वायर मर गया, यहां से बी से मर गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। यहां से हो जाएगा इनिशियल रेट बटे फाइनल रेट, फाइनल बटे क्या? बटे फाइनल रेट बराबर, यहां से कुछ मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा? 1/, क्या मिलेगा? 1/, ये 2 का स्क्वायर में क्या है? ये 2 का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अरे 2 का स्क्वायर क्या होता है? ये 2 का स्क्वायर भाई, 2 का ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इनटू ये क्या हो जाएगा? ये तो 1/2 तो 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा? 2। यहां से क्या आ जाएगा? रेट इनिशियल बटे रेट फाइनल बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। मतलब ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1:2। क्या हो जाएगा? बी आंसर, ठीक। इसको आप नोट कर लो। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इतना आप नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है, इतना आप नोट डाउन करो बढ़िया से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है मोबाइल की ना, तो इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकता है। आगे पढ़ेंगे रेट लॉ। आगे क्या पढ़ेंगे? रेट लॉ, ठीक है। ये क्या पढ़ा आज? लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, थोड़ा सा आपको आइडिया दिया लॉ ऑफ मास एक्शन का, ठीक है। इसको भी आगे भी कंटिन्यू करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन को, ठीक है। आगे देखेंगे रेट लॉ क्या होता है, उससे ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। रेट लॉ इसके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम किया है, इसलिए उसके लिए भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। तो कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे रेट लॉ। क्या पढ़ेंगे? रेट लॉ। तब तक के लिए क्या करना है? इसको नोट डाउन करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, और चीजों को कई बार रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन करने से ही आपका सारा कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड बनेगा और क्वेश्चंस भी आपसे तगड़े तगड़े बन जाएंगे। मैंने जो बातें आपको सिखाई हैं उस बातों को पकड़ के रखना है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स कुछ नहीं है, हलवा टाइप का है, एकदम क्या है? हलवा टाइप का। देखना जैसे इस समय करवा रहा हूं इंडिंग बीच का, ऐसे ही करूंगा, ठीक है। तब तक ये पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक।